उज्जैन के मुख्य बाजार स्थित राम जी की गली में एक मामूली विवाद ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें एक दुकानदार और उसके चचेरे भाई पर पड़ोसी ने लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। साड़ी की दुकान के बाहर सामान रखने की बात पर शुरू हुई बहस मारपीट में बदल गई, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। चिरंजीवी वस्त्रालय के मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वो अपने छोटे भाई के साथ दुकान पर मौजूद थे, तभी पड़ोस की दुकान संचालक आया और दुकान के बाहर बल्लियों पर साड़ी लगाने को लेकर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने पर आदित्य वर्मा ने गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़ित द्वारा मना करने पर आदित्य अपनी दुकान के अंदर से लोहे का पाइप लेकर आया और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित के बाएं हाथ के पंजे पर गंभीर चोट आई है और खून निकलने लगा। जब पीड़ित के चचेरे भाई नितिन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे भी पाइप से मारा, जिससे उसकी दाहिनी पसली में चोट आई। घटना देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को बचाया। आरोपी आदित्य वर्मा ने मौके से भागते हुए पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। घायल नितिन को तत्काल अस्पताल लाया गया, जबकि पीड़ित अपने मंझले भाई हरीश झाला के साथ थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। विवाद कुछ भी नहीं हुआ था। कल मैं व्यापार कर रहा था, मेरे पास ग्राहक थे और मेरे पीछे दुकान है एक साड़ी की। वो अचानक से आता है और लोहे की राड़ से मुझे और मेरे भाई को दुकान के अंदर घुस के मारते हैं। उसकी सीसीटीवी वीडियो बहुत सारी है मेरे पास और FIR भी मैंने कर दी है। विवाद वो इस बात का है कि मैं भी साड़ी रखता हूँ और वो भी रखता है, तो उसका कहना है कि आप रखना बंद करो। मेरा व्यापार कम हो रहा है उसकी वजह से। उसके पहले 3 महीने पहले 2-3 बार गुंडे भी पहुंचा है उसने मेरे पास। पहले भी मेरे ऊपर हमला किया, पर कल मारा उसने मुझे। इंदौर उज्जैन राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कभी विकास की उम्मीद लेकर शुरू हुआ था, आज जनता के लिए परेशानी का प्रतीक बन चुका है। करीब 50 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर पिछले 2 वर्षों से टोल टैक्स वसूली की जा रही है, जबकि सड़क की स्थिति अभी भी दयनीय है। गड्ढों, अधूरे हिस्सों और जाम की वजह से यह मार्ग अब आम जनता के लिए यमराज का द्वार कहा जाने लगा है। हिंदू संगठनों शिवसेना गोरक्षा न्यास के मनीष सिंह चौहान और सर्व कल्याण बजरंग दल के मुरली जी निगम, साथ ही मुकेश कुमार ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की घोर निंदा करते हुए सरकार और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। संगठनों का कहना है कि जब तक रोड का निर्माण पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक टोल वसूली को पूर्णतः बंद किया जाए। वर्तमान में मार्ग में लगभग 15 से 20 किलोमीटर हिस्से पर निर्माण कार्य अधूरा है। जगह जगह गड्ढे, असमान लेन, साथ ही धूल भरी सड़कों के कारण रोज लाखों वाहन चालकों को घंटों की परेशानी झेलनी पड़ती है। इन सब के बावजूद हर वाहन से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे जनता की जेब पर हर महीने करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। जनता पूछ रही है, जब सुविधा अधूरी है तो टोल क्यों पूरी वसूली जा रही है? यह सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क सुधार कार्य पूरा नहीं हुआ और टोल बंद नहीं किया गया, तो वे चरणबद्ध जन आंदोलन प्रारंभ करेंगे। उनका कहना है, जनता को सुविधा दो या टोल बंद करो। वार्ता न्यूज की विशेष पड़ताल राजकुमार झांझोट के साथ वार्ता न्यूज की टीम ने मार्ग का निरीक्षण किया और पाया कि कई जगहों पर निर्माण कार्य अधूरा है। भारी वाहनों की आवाजाही से मार्ग और अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क किनारे संकेतक बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी रेलिंग भी कई जगहों पर गायब है। सवाल यह नहीं है कि टोल टैक्स कितना है, सवाल यह है कि उसका प्रतिफल जनता को कब मिलेगा। सरकार को चाहिए कि इस मार्ग की वास्तविक स्थिति का भौतिक सर्वे कराया जाए, टोल अनुबंध की शर्तों की समीक्षा की जाए और जब तक मार्ग पूर्णतः सुगम व सुरक्षित न हो जाए, तब तक जनता से 1 भी रुपए का टोल न वसूला जाए। जनता की आवाज सरकार के नाम, सड़क दो या टोल रोको। वार्ता न्यूज उज्जैन यह मुद्दा जनता के हित में पूरी मजबूती से उठाता रहेगा। हाँ, तो आप लोगों को जैसे पता ही है, इंदौर उज्जैन मार्ग का 50 किलोमीटर की इस सड़क में 20 किलोमीटर तक का रास्ता गायब। यमराज का द्वार कहा जाने वाला यह मार्ग कई जाने ले चुका है और अभी भी कछुए की चाल से चलता हुआ काम। अब हम बात करते हैं हिंदू संगठन की ओर चलते हैं, आपको लेके आइए मेरे साथ।
ये हमारे पास में खड़े हैं हिंदू संगठन के वरिष्ठ नेता शिवसेना गोरक्षा न्यास से मनीष सिंह चौहान और सर्व कल्याण बजरंग दल से मुरली जी निगम। अब हम इनसे पूछते हैं कि इस सड़क के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आप मनीष सिंह जी चौहान जी, जैसे कि इसके पूर्व आपको संज्ञान है कि हिंदुवादी संगठन ने मिलकर इसी टोल टैक्स पर धरना रखा था और माननीय सीएम साहब के नाम और देश के प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया था और ये मांग रखी थी कि जो तो मेरे को लगता है कि यह रोड जो है मध्य प्रदेश का नहीं भारत का एकमात्र ऐसा रोड है जो निर्माण रोड का कार्य हो रहा है और उसके बाद भी टोल टैक्स लिया जा रहा है। ये हम लोग जाने का मार्ग बन चुका है, इसलिए कई लोगों की जान जा चुकी है। यह मामला विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जनप्रतिनिधि द्वारा उठाया गया। आज जिस स्थिति में ये रोड का निर्माण हो रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे काम चल रहा है और हम इसका विरोध करते हैं और अति शीघ्र सरकार से मांग करते हैं कि रोड का निर्माण का 2028 हो जाएगा। जैसे आप सरकार से मांग करना चाहते हैं तो आप अभी जैसे किस कार्य के लिए इंदौर गए थे? हमको संगठन के कार्य से इंदौर आज हमारा क्या दौरा था, लेकिन देखने में आया कि 1 घंटे के मार्ग में 2.5 घंटे का समय लग रहा है। जगह जगह कितना गड्ढे हैं और सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि जिस रोड का काम चल रहा है 16,000 करोड़ का निर्माण है और उसके अंदर भी टोल टैक्स लिया जा रहा है। टोल टैक्स का लेने का मतलब होता है कि वाहनों को और यात्रियों को सुविधा देना। 1 रुपये की सुविधा नहीं, जाम हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, यात्री मर रहा है। उसके बाद ये जो कंपनी या सरकार जो भी पैसा ले रही है ये गलत है। तो आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे शासन प्रशासन के अधिकारियों को? शासन से अनुरोध है कि जो राजस्व लिया जाता है उसको आम जनता को लाभ मिलना चाहिए। यहाँ को जनता को आप मरने के लिए राजस्व ले रहे हो। कई लोगों की यहाँ पर से दुर्घटना में एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। रोड का टैक्स लेने का मतलब होता है कि राज्य में अपना एमपी में कैसे अच्छे रोड है, जब टैक्स लेते हैं तो टैक्स रोड अच्छा रहता है, पेड़ का पानी नहीं हले, यहाँ तो पानी हल्ला बंद नहीं होता। तो सरकार से निवेदन है कि इसको टोल टैक्स बंद हो और रोड का काम शेष के पहले अति शीघ्र चालू हो जाए। अब जैसे कि हमारे बीच में सर्व कल्याण बजरंग दल से मुरली जी निगम, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि कार्य 2028 तक पूरा हो जाएगा क्या? अभी जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सेंस तो निकल जाएगा जब तक रोड नहीं बनेगा। काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, चक्का जाम की स्थिति, बच्चे की स्कूल की बसें, एम्बुलेंस और अन्य जो महाकाल श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड पे, उज्जैन इंदौर रोड पे ध्यान दिया जाए। आपका नाम? मुरली निगम, सर्व कल्याण बजरंग दल अध्यक्ष। मैं राजकुमार झांझोड़, वार्ता न्यूज उज्जैन से कैमरामैन मुकेश कुमावत के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने पहले मंदिर के नंदीहाल और फिर गर्भगृह की देहरी से पूजन और दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन आम श्रद्धालु की तरह मंदिर में नीलकंठ द्वार पर पहुंची। यहां से ई-कार्ट द्वारा मंदिर पहुंची। नंदीहाल में पहुंचने पर उन्होंने कुछ देर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। पुजारियों ने आशीर्वाद स्वरूप जशोदाबेन को भगवान महाकाल पर चढ़ा हुआ वस्त्र और पुष्पमाला दी। आपको बता दें कि जशोदाबेन की महाकाल में गहरी आस्था है। वे पूर्व में कई बार बाबा के दर्शन करने आ चुकी हैं और हमेशा आम श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में दर्शन करने पहुंचती है। हालांकि मंदिर में जैसे ही उनके आने की खबर लगी, तत्काल पुलिस और सुरक्षा कर्मी उन्हें नीलकंठ द्वार से नंदीहाल तक लेकर आए। मंदिर में भी उनके विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से उनका सम्मान भी किया गया। देवास रोड स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रांगण में 2 दिवसीय प्रतिकल्प भारतीय युवा संसद 2025 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन प्रतिकल्प संगठन द्वारा युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और वाद विवाद की भारतीय परंपरा के पुनरुत्थान के उद्देश्य से किया गया। समापन समारोह युवा शक्ति और महनीय अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कलावती यादव, अध्यक्ष उज्जैन नगर निगम, विशिष्ट अतिथि प्रदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक उज्जैन,
और विशेष अतिथि मनीष जोशी, विधि अधिकारी, उज्जैन विकास प्राधिकरण उपस्थित थे। मुख्य अतिथि कलावती यादव ने अपने प्रेरणा स्रोत संबोधन में युवाओं को चरित्र निर्माण, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम की भावना को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि प्रदीप शर्मा ने युवाओं की सक्रियता की सराहना करते हुए उन्हें ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह के दौरान विभिन्न समितियों जिसमें लोकसभा, AIPPM, ग्लोबल डिबेट फोरम, हिस्टोरिकल थॉट्स एंड फिगर्स, इंटरनेशनल प्रेस से चयनित सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं और विचारकों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही प्रतिभाशाली प्रतिभागियों का सम्मान भी हुआ। समापन सत्र में सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रतिकल्प टीवी यूट्यूब चैनल के पोस्टर का लोकार्पण किया, जो युवा संवाद और प्रेरणा स्रोत का नया माध्यम बनेगा। आयोजन समिति ने सभी प्रतिभागियों, सहयोगियों, साथ ही संस्थागत भागीदारों के प्रति आभार व्यक्त किया और आगामी वर्ष में प्रतिकल्प भारतीय युवा संसद 2026 को और अधिक बृहद स्वरूप में आयोजित करने की घोषणा की। संस्था प्रतिकल्प, इनके द्वारा युवाओं के युवा संसद का जो कार्यक्रम हुआ है, विभिन्न विधाओं में युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई है, विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, और उनके पुरस्कार वितरण का आज कार्यक्रम था। निश्चित रूप से लोकसभा से लेकर अन्य सभी संस्थाओं के उसमें प्रतिभागी थे और उनको पुरस्कार देते हुए बहुत हर्षित हैं, गर्वित हैं और प्रतिकल्प संस्था के इस नवीन प्रयास के लिए उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में प्रतिकल्प कार्यक्रम में मुझे पार्टिसिपेट करने का ये अपॉर्चुनिटी मिला। यहाँ के स्टूडेंट्स से बहुत ही अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग टीम ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया, जो 1930 से लेकर 2025 तक और आने वाले 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो सपना दिया है, इस पे कई जो मुद्दे हैं उन पर इन लोगों के बीच में गहन चर्चा हुई। कई पर्सनालिटीज़ के बारे में गहन अध्ययन किया गया, किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और उसके बाद उनका रोल प्ले करके उन इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत ही अच्छा इवेंट था। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ ये जो सकारात्मक विचार हैं, इसके साथ ही टीम आगे बढ़ेगी और इससे बेहतर न केवल कार्यक्रम परंतु राजनीतिक, प्रोफेशनल और जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर काम करेंगे। कार्यक्रम था 2 दिन का युवा संसद, भारतीय युवा संसद, जो कि प्रतिकल्प के बैनर तले हुआ। इसमें बच्चों को लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में समझाया गया कि कैसे लोकसभा चलती है, कैसे ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट चलती है। इससे बच्चों में समझ बढ़ी कि किस प्रकार से बात रखाई जाती है, किस प्रकार से अपने विचार रखे जाते हैं। तो वही कार्यक्रम का उद्देश्य था और वो आज उद्देश्य पूरा हुआ। कम से कम 400 से 500 छात्र थे जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में जाना, समझा, अपने विचार रखे और अपने विचारों को प्रकट करा। छात्रों को अपने हिसाब से एक पोर्टफोलियो चुनने का मौका दिया गया था। अलग अलग डिबेट के टॉपिक रखे गए थे, जैसे कि लोकसभा का विकसित भारत 2047 था, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट का पिछले 11 वर्षों में जो इंडिया की सरकार थी उसका रिव्यूइंग था, और ग्लोबल डिबेट फोरम में जो अभी करेंटली टैरिफ वॉर चल रही है पूरी दुनिया में, उससे रिलेटेड टॉपिक थे। और इन्हीं टॉपिक्स पर पिछले 2 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के खजूरिया मंसूर गांव में उस समय भावनात्मक माहौल बन गया जब समाज सेवी विजय सिंह गौतम दिवंगत किसान दिनेश शर्मा के घर पहुंचे। फसल खराब होने के कारण आत्महत्या करने वाले इस किसान के परिवार से मिलकर गौतम ने उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी टीम की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की। ग्रामीणों ने बताया कि दिनेश शर्मा बेहद मेहनती और ईमानदार किसान थे। इस बार उन्होंने सोयाबीन की फसल में पूरी मेहनत लगाई थी, बाजार से कर्ज लेकर उधारी में दवाइयां खरीदी और खेतों में छिड़काव किया, लेकिन अतिवृष्टि से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। केवल 6 बीघा जमीन में मुश्किल से 2.25 क्विंटल सोयाबीन की फसल हुई। विजय सिंह गौतम ने दिवंगत किसान के पिता जगदीश चंद्र शर्मा को सांत्वना देते हुए कहा, अब कोई किसान कर्ज के बोझ से नहीं मरेगा। अगर किसी किसान को फसल या कर्ज की समस्या हो तो वो सीधे मेरे पास आए। मैं वचन देता हूं जब तक मैं हूं कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। गौतम ने शासन प्रशासन से भी आग्रह किया है कि पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक मुआवजा साथ ही सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि टीम विजय सिंह गौतम किसानों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। गांव के बुजुर्गों और ग्रामीणों ने विजय सिंह गौतम के इस मानवीय कदम की प्रशंसा की है और कहा कि ऐसे समाज सेवी ही असली जनसेवक है, जो संकट की घड़ी में शब्दों से नहीं कर्मों से राहत देते हैं। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने भी प्रण लिया कि वे गांव में किसानों की आत्महत्या जैसे माहौल या हालात फिर कभी नहीं बनने दें।
और एक दूसरे का सहयोग करें। विजय सिंह गौतम का ये कदम न केवल एक परिवार के लिए सहारा बना, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों में आशा और आत्मबल का नया दीप जलाने वाला साबित हुआ। यहाँ पर एक दिनेश शर्मा जी ने, जिनकी उम्र 35 साल के समथिंग थी, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या इसलिए करी कि जो सोयाबीन की फसल कम हुई, सोयाबीन का भाव कम हुआ, और यहाँ पर जो अन्य लोगों को उनको कर्ज देने थे, कई लोगों की बात रखनी थी, इस हिसाब से जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने यहाँ पर अपनी यही लीला समाप्त कर ली। मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ, इसी के पास में उन्होंने अपनी खटिया पर कुछ घातक जहर लिया और उनकी मृत्यु हुई। और ये पूरा परिवार, यहाँ पर हमारा ये ब्राह्मण परिवार है, और ये यहाँ पर इनकी स्थिति तो वैसे ही एक मध्यम वर्गीय है। साथ ही साथ जब इनकी ज़मीनों में जब नहीं हुआ, पूरी ज़मीनों में पानी भरा दी थी, और वहाँ पर 1 कुंटल 100 कुंटल सोयाबीन बैठी है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पर इनकी एक आर्थिक सहायता भी करी है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन के नुमाइंदों से, उनके प्रतिनिधियों से, और ये मैं कहना चाहता हूँ आपका कि किसी भी कीमत पर जो महिदपुर विधानसभा में 2 मौतें हुई है, ये 2 मौतें सिर्फ सोयाबीन की फसल कम बैठने से, सोयाबीन की भाव कम होने से ये 2 मौतें हुई हैं। पहले बागला में हुई थी, वहां प्रशासन ने राहत राशि दी है, शासन ने अन्य योजनाओं का लाभ दिया है। मैं शासन और प्रशासन से और वर्तमान विधायक जी से और पूर्व विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गरीबों के घर में आकर ऐसे परिवारों की आप मदद करिएगा, आपको भगवान बहुत बहुत सफलता प्रदान करेगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यहाँ के जितने लोग हैं, हम सब लोग, और मैंने कहा है कि महिदपुर विधानसभा में कोई भी आत्महत्या करने वाला हो तो उसके मेरे घर पे भिजवा देना। इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं कि जो भी इस स्तर पे होगी, उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो उसको विजय सिंह गौतम के यहाँ पहुंचाना, उसके निवास पे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, वादा दिलाता हूँ कि अगले 100 साल तक नहीं मरेगा, इतनी गारंटी मेरी है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बाबूजी, आप रोइए मत, केवल आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप घबराओ मत। मैं दूसरा दिनेश हूँ आपका। जब मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। हम इस दुनिया में तो नहीं ला सकते, प्रभु के विधान को हम नहीं मिटा सकते, पर हाँ ये जरूर है कि मैं आपकी निधि हूँ। जब आप चाहें मुझे बुलाएं, मैं हमेशा आपके बीच में, तन मन धन से घबराना मत बिल्कुल भी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और बहुत ईमानदारी से खड़ा हूँ। यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्तित्व का मामला नहीं है। ये एक ऐसी बात है जहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं। पूरा गांव खड़ा है, पूरी महिदपुर विधानसभा आपके साथ खड़ी है, इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। यही पीड़ित परिवार की सच्ची सेवा होगी। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।